बहुत कुछ है यूट्यूब के ऊपर, इतना कुछ है कि समझ नहीं आती। अच्छा स्टार्टेड है। अच्छा तो अगेन कि एडमिन आपको जो एडमिन एल आप डाउनलोड करेंगे, अब रिकॉर्डिंग हो रही है इसलिए मैं दोबारा ऐड कर रहा हूँ कि एडमिन एल आपने ब्राउज़र से डाउनलोड कर लेना है, दैट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके डाउनलोड करने के बाद वो आपको HTML बूटस्ट्रैप फॉर्म में मिलेगा। जब आपको वो डाउनलोड कर लेंगे तो आपको उसकी नेविगेशंस, मेन नेविगेशंस, हेडर फुटर, ये सब आपको सेपरेट करना है, जैसा कि इंक्लूड में हमने किया था हेडर डॉट पी एच पी, फुटर डॉट पी एच पी, नेविगेशन डॉट पी एच पी। इस तरह से सेपरेट कर लेंगे। फिर रिक्वायर्ड पेजेस, तमाम पेजेस नहीं क्योंकि उसमें तो बहुत सारे 100 पेजेस होंगे, तो आपको जो जो रिक्वायर्ड पेजेस हैं आपको पेज लेके उसको PHP के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, लाइक अभी हमारे पास ये लॉगिन डॉट PHP था, ठीक है, हमें ये चाहिए था, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। फिर कुछ डैशबोर्ड के पेजेस आएंगे, कुछ फॉर्म के पेजेस आएंगे, कुछ लिस्टिंग के पेजेस आएंगे। हम इसको क्या करेंगे, अपने डॉट PHP के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। ये किधर से आवाज़ आ रही है? बड़ी क्लियर आवाज़ आ रही है। एनी हो, तो ये आपका एडमिन का काम होगा। अब मैंने जो किया हुआ है कि एक प्री मेड एडमिन जो मैंने पहले से तैयार किया हुआ था, जिसमें सारे नेविगेशंस कन्वर्टेड हैं ऑलरेडी, हेडर फुटर सब कन्वर्टेड है, और PHP या जो भी पेजेस मुझे रिक्वायर थे वो मैंने कन्वर्ट करके रखे हुए हैं उसमें। ये एडमिन का आपका स्ट्रक्चर होगा। आपने एडमिन के जो फोल्डर होगा आपने उसको एज इट इज उठा के अपने रूट फोल्डर में पेस्ट कर देना है। रूट मतलब जो आपका वर्किंग फोल्डर होगा, प्रोजेक्ट फोल्डर होगा। जैसा अभी करंटली हमारे पास क्या है, मकतब जो है, एक इस्लामिक थीम है हमारे पास मकतब, उसका वो हमारा एक प्रोजेक्ट डायरेक्टरी है। उस प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के रूट में हमने एडमिन को पेस्ट कर देना है। ठीक है, और वो खुलेगा कैसे, फिर आपका प्रोजेक्ट डायरेक्टरी स्लैश एडमिन, और अगेन उसमें देखें ये सारे नंबर ऑफ जो पेजेस हैं वो PHP के अंदर है। और ये इंक्लूड का फोल्डर है। इंक्लूड का फोल्डर आप जानते हैं कि हमने क्यों बनाया था, हेडर फुटर नेविगेशंस के लिए, डिलीट कॉन्फ़िगरेशंस के लिए। ये वेंडर का ये अलग फोल्डर है। वेंडर में आपकी चीज़ें जो एड ऑन्स हैं, लाइक डेटा टेबल्स होते हैं कुछ, उनकी लाइब्रेरीज होती हैं वो आ जाती हैं। और ये जो इंक का फोल्डर देख रहे हो, इसमें तो मैंने भी सेपरेट साइन इन साइन अप लॉग इन के पेजेस रखे हुए हैं, तो फॉर द टाइम बिंग ये अभी आपसे कंसर्न नहीं है। असेट्स में वही कुछ होता है, CSS, फॉन्ट्स, इमेजेस, प्लगइन्स। तो यहाँ तक ठीक है, चलें आगे। ओके। अच्छा, ये मेरे पास देखें आ गया एक एडमिन पैनल। अब अगेन मुझे क्या करना है कि एडमिन पैनल को भी सेम उसी तरीके से जिस तरह हमने फ्रंट एंड को डेटाबेस के साथ कनेक्ट किया था, एडमिन को भी हमने डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, सेम कनेक्शन फाइल हमें जो है वो बनानी है। तो हमारे पास कनेक्शन फाइल चूंकि ऑलरेडी बनी हुई है, हम उसमें सिर्फ डेटाबेस फाइल जाके चेंज कर लेंगे। ये देखें, ये वही config.php इंक्लूड में सेम एज इट इज़। हमने इसे खोल लेते हैं, config.php। अच्छा जी, ये देखें, ये डेटाबेस का नाम है। हमारी डेटाबेस का क्या नाम था? मकतब। ये मेरी गाड़ी क्यों बोल रही है? ये सेव कर दिया। अभी दोबारा देख लें कि सिर्फ एक जो पहले हमने लिखा हुआ था कि सेशन स्टार्ट, सेशन मतलब आपकी एक्टिविटीज़ जो रिकॉर्ड होती हैं। सेशन का मतलब वो है कि जब भी आप एक लॉगिन होने के बाद आप आए हैं अपने ब्राउज़र के अंदर, और जो भी आप अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है किसमें, सेशन के अंदर। जैसा कि कुछ होता है कि आप कुछ देर के लिए अपना एक लॉगिन होने के बाद जीमेल याहू कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, वो इनएक्टिव हो जाता है, कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते तो ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाता है। तो ये सेशंस की मदद से होता है। अगर ये सेशन ना हो तो ब्राउज़र आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएगा कि लॉगिन आप हुए, आप हुए, आप हुए, आप हुए, कौन लॉगिन हुआ, कौन सा यूज़र है। ठीक है, और उस यूज़र ने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया है। यानी कि एक्टिविटीज़ कौन सी हो सकती हैं, चेंज पासवर्ड, ब्राउजिंग, सर्फिंग, ये सारा कुछ ही आपकी तमाम की तमाम क्या है, एक्टिविटीज़ हैं। एक हमारा सेशन स्टार्ट हो गया, मैंने उसको कॉन्फ़िगरेशन फाइल में डाल दिया, क्योंकि मेन हमारी सेशन जो है, कॉन्फ़िग फाइल हमारे हर पेज के अंदर है। पहले कॉन्फ़िग फाइल बनाई, उसको हेडर में भी इंक्लूड किया। हेडर क्योंकि दोनों चीज़ें हमारी किसमें हैं, तमाम के तमाम पेजेस में लगी होती हैं, ये अंडरस्टूड बात है। तो इसलिए हमने सेशन स्टार्ट के फंक्शन को भी
कॉन्फ़िग में डाल दिया ताकि जितने भी पेजेस होंगे उसमें इस सेशन का फंक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली लग जाएगा। कोई बात कोई नहीं समझ आई तो पूछिए। अच्छा, एरर रिपोर्टिंग का मैंने बताया था, आपको बता चुका हूँ, प्रीवियस लेक्चर में भी मौजूद है। डॉलर कॉन वेरिएबल है हमारा जो हमने लिया है, कॉन मतलब कनेक्शन से कॉन। ओके, MySQLi कनेक्ट इज अ बिल्ट इन फंक्शन बाय MySQLi। MySQLi हम यूज करेंगे, MySQL को यूज नहीं करेंगे, दैट्स ऑब्सोलीट, पुरानी हो चुकी है। अब किसी भी ऑनलाइन सर्वर और जैम्प के ऊपर ये MySQL काम नहीं करेगा, तो हमें MySQLi के जो है वो सिंटैक्स यूज करने हैं। तो MySQLi अंडरस्कोर कनेक्ट इज अ बिल्ट इन फंक्शन टू कनेक्ट द डेटाबेस ऑफ योर स्क्रिप्ट। तो लोकल होस्ट, पहले लोकल होस्ट आ गया आपका, जो आप पहले जिस तरह सेम एज इट इज वर्डप्रेस को माइंड में रख लें। ठीक है, लोकल होस्ट लिखा, रूट आपका क्या है, यूजर नेम। मेन क्या होता है, रूट इधर जैम्प में, जैम्प में क्या होता है, यूजर नेम डिफॉल्ट रूट होता है आपके पास, पासवर्ड एम्प्टी होता है, और डेटाबेस जो हमने मकतब अपनी डेटाबेस अपनी PHP एडमिन में बनाई है। ऑनलाइन अगर सर्वर में बात करें तो आप यूजर को क्रिएट करते हैं, ऐसा ही है, डेटाबेस क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल मकतब आपने डेटाबेस बनाई, यूजर आप किस तरीके से बनाते हो, इसी के बाद यूजर भी बनाते थे ना, या भूल गए हो? उसमें क्या नाम होता है, फॉर एग्जांपल कि अगर मल्टीपल डेटाबेसेस हैं तो आप मकतब के साथ यू लगा देते हैं, मतलब पता चल जाता है यार ये इस डेटाबेस का यूजर है। ठीक है, अब एक सिंपल इफ की कंडीशन है जो हम पहले लास्ट लेक्चर में मैंने बताई थी कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स चेक करने के लिए कि इफ अगर डॉलर कनेक्शन हमारा नहीं है, ये नॉट का साइन लगा हुआ आपके सामने, तो डाई इज अ बिल्ट इन फंक्शन, यानी कि डिसकनेक्ट कर दो और मैसेज दिखाओ कनेक्शन फेल्ड MySQLi कनेक्ट एरर। MySQLi कनेक्ट एरर इज अगेन अ बिल्ट इन फंक्शन, और जब आप इसको प्रिंट करेंगे ये आपको एरर मैसेज देगा। ठीक है, मैं अभी आपको दिखा देता हूं कैसे। या इसमें चलते हैं, ये देखें ये आपका फ्रंट पेज है। ठीक है, अब मैं आता हूँ आपके अपने रूट फोल्डर में, इंक्लूड में, और यहाँ से मैंने कॉन्फ़िग फाइल को ओपन किया। रूट यूज़र नेम पासवर्ड एम्प्टी डेटाबेस मकतब, मैं यहाँ पे जस्ट एक पासवर्ड डाल देता हूँ। ठीक है, हालांकि पासवर्ड हमारा एम्प्टी होता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ कनेक्शन फेल करने का तरीका बता रहा हूँ कि कनेक्शन फेल कैसे होता है। अब इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, ये देखें कनेक्शन फेल्ड, असेस डिनाइड फॉर यूज़र। अब ये मैसेज किसकी वजह से प्रिंट हो रहा है, ये मैसेज इस MySQLi कनेक्ट एरर की वजह से प्रिंट हो रहा है। ये प्रिंट कर रहा है मैसेज कि आपको बता रहा है कि आपके डेटाबेस कनेक्शन में प्रॉब्लम है। इसको वापस लाएं, सेव, ये देखिए हमारा पेज जो है वो वापस आ गया। फाइन, कोई मसला? ठीक है, अब हम वापस आते हैं अपने एडमिन की तरफ। अच्छा, अभी यहाँ पर मेरा इस पे फंक्शन लगा हुआ है एडमिन का, तो मैं अभी एक काम कर रहा हूँ, आप उस पर परेशान ना होइएगा, वो लेटर ऑन आप लोगों ने भी करना ही है वो। तो मैंने भी सिर्फ ये किया है कि पहले मेरे पास एक डेटाबेस बनी हुई थी उसी प्रोजेक्ट की, जो मनी ट्रीज के नाम को आपको नज़र आ रहा है, उसमें से सिर्फ ये किया कि एडमिन का जो ऑलरेडी मेड टेबल था मैंने यहाँ पर उसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया। मैंने सिर्फ ये किया। ठीक है, उस एडमिन को मुझे लाने की वजह ये थी कि मुझे यहाँ लॉगिन तो करना है ना। ठीक है, ये लॉगिन वाला काम तो करना है, एडमिन हमने खुला तो नहीं छोड़ना हर किसी के लिए,
क्योंकि एडमिन तो वो चीज़ होती है कि जिस पे आपके पूरी की पूरी वेबसाइट कनेक्टेड है, आप उस पर से एक एक चीज़ को ऑपरेट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। अगर यही चीज़ आपकी कंप्रोमाइज़ होगी तो फिर तो कोई भी आपको वो लगा देगा। अब लाइक अभी एक रशियंस को कुछ वेबसाइट दी थी वर्डप्रेस पर, पासवर्ड लिखा हुआ था 123456, आसानी के लिए वही जिस तरह हम करते हैं, क्योंकि जब तक हम काम कर रहे हैं तो हमें ऐसा ही पासवर्ड चाहिए, हमको कम्प्लेक्स पासवर्ड यूज़ नहीं कर रहे। मैंने उनको बाद में कहा कि जैसे ही जब डिलीवर हो गया, मैंने कहा आप पासवर्ड जो है वो अपना चेंज कर लीजिएगा, मैंने ये लगा दिया इसमें। तो उन्होंने मेरे ख्याल वो चेंज नहीं किया। वो लेटर ऑन उन्होंने देखा थे ब्लॉग्स में पता नहीं कौन कौन सी कैसीनो की न्यूज़ आ रही है, पता नहीं उनका कॉन्टेक्स्ट ही चेंज कर दिया सारा। और मेरे पास आके मैंने कहा पासवर्ड चेंज किया था, कहना नहीं। मैंने कहा इसीलिए। तो वापस खैर शुक्र है कि बैकअप था मेरे पास, उसको रिस्टोर किया और फिर उनसे जो है वो कहा कि आप पासवर्ड जो है वो अपना चेंज कर लें। तो अभी हमारे पास ये एडमिन को अगर मैं ओपन करूं तो ये ईमेल है। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया एक डैशबोर्ड। लॉगिन हो गए, लॉगिन के बाद एक मेरे पास एक डैशबोर्ड आ गया। अब इस डैशबोर्ड में देखिए मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं। ये रजिस्ट्रेशंस हैं, बैंड रजिस्ट्रेशंस हैं, नंबर ऑफ़ यूज़र रजिस्ट्रेशंस, ये पैकेजेस हैं, क्रिएट पैकेजेस आप बनाएं। ठीक है। अब ये क्या है, सारा फॉर्म्स है। आप फॉर्म पहले HTML में बूटस्ट्रैप में आप बना चुके हैं, ये फॉर्म्स हैं सारे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ये नेविगेशन है सेम, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो आपको नज़र आ रही है ये नेविगेशन है। एडमिन पैनल में जो नेविगेशन आती है वो लेफ्ट साइड के ऊपर आती है, नॉर्मली स्टैंडर्ड लेफ्ट पर आती है। और कुछ आजकल जो आपको ऑप्शन दे रहे हैं वो टॉप नेविगेशन का भी आ रहा है, लेकिन जो आसानी लगती है, जो काम करने का जो स्टैंडर्ड है, मतलब अभी तक जो आ रही है, तो वो लेफ्ट साइड के ऊपर आपके एडमिन में नेविगेशंस आ रही होती हैं। तो ये सारी रखी हुई हैं आपके पास नेविगेशंस। ठीक है। मैंने ये डैशबोर्ड क्लिक किया जो मुझे बता रहा है कि टोटल नंबर ऑफ यूज़र्स कितने हैं, बैंड यूज़र्स कितने हैं, ट्रांजैक्शंस कितनी हो चुकी हैं। डैशबोर्ड आपका एक समरी के लिए होता है, समरी आपको बता रहा होता है। हर एडमिन में आपको डैशबोर्ड मिलेगा। ठीक है, हर एडमिन के अंदर आपको एक डैशबोर्ड जो है वो मिलेगा। अच्छा, ये रजिस्ट्रेशन आ गई, ये एक पैकेज आ गए। हम अब क्या करते हैं कि अपने लिए हमने क्या करना था, सर्विस में एक डाटा ऐड कराना था, राइट। हम आ गए मकतब में, एडमिन में। अब ये देखें, ये इंक्लूड है। इंक्लूड में ये लेफ्ट नेविगेशन नज़र आ रही है, छोटा तो नहीं है, छोटा है। अब ठीक है, ये रही लेफ्ट अंडरस्कोर नेविगेशन नज़र आ गई। ठीक है। अब ये क्या होगा, मेरे सारे नेविगेशन जिस तरह हमने होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस लिखा हुआ था, वो सारे नेविगेशन यही है। ठीक है, हम इसको खोल लेते हैं। देखिए नेविगेशन मेन्यू स्टार्ट्स। ओके, अच्छा जी, नेविगेशन आ गई, डैशबोर्ड, रजिस्ट्रेशंस। यहाँ पे आता है क्रिएट पैकेजेस, मैं इसे कह देता हूँ क्रिएट सर्विसेज। ठीक है, और यहाँ पे नाम दे देते हैं इसको रीनेम सर्विस लिस्ट। इज दैट ओके? सेव। अब आप देख लें कि आप कि कैसे आ रहा है। ये देखें, क्रिएट सर्विसेज, सर्विसेज लिस्ट हो गया। नेविगेशन मैंने चेंज की, इसको मैं यहाँ भी कर देता हूँ सर्विसेज। अच्छा, अब यहाँ पे पेज को भी रीनेम कर देते हैं जो मैंने बनाया था, आप क्रिएट अंडरस्कोर सर्विसेज। ये कुछ समझ आई इसकी कि नहीं? जहाँ भी प्रॉब्लम हो मुझे स्टॉप करके बोल देना, जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो। यहाँ मैं पेज का नाम रीनेम किया है, आप पेज बना के यहाँ नाम लिखोगे। ठीक है, मैंने जो पेज इसमें ऑलरेडी बना हुआ था तो मैंने वो नाम पहले से लिखा हुआ था, मैंने उसको सिर्फ रीनेम कर दिया। आपके केस में पेज तो नहीं कोई बना हुआ, आप तो पेज बना के नाम लिखेंगे यहाँ पे। समझ आई बात सजाद? क्रिएट का वर्ड यूज करेंगे यहाँ पे। देखिए, क्रिएट का वर्ड इसलिए यूज़ करेंगे
जब आपके पास बहुत सारे पेजेस होंगे, आपको पेजेस जब फाइंड आउट करने होंगे ना, तब आप मुश्किल में आ जाएंगे कि मैं किस पेज पे काम कर रहा था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसलिए जब भी आप लिखेंगे क्रिएट, सी दबाया, आपको क्रिएट से होने वाले, स्टार्ट होने वाले तमाम पेजेस सामने आ जाएंगे। आप उसमें से ढूंढ सकते हैं क्रिएट सर्विस कहाँ था, क्रिएट पैकेज कहाँ था, क्रिएट मॉड्यूल किधर था। ठीक है, उसमें से आप आसानी से ढूंढ लोगे। नाम आप कोई भी रख सकते हो, ठीक है, नाम आप कोई भी रख सकते हैं, लेकिन मैं जब से आपसे स्टार्ट से हूँ कि मीनिंगफुल वर्ड्स आप यूज़ करें। ठीक है, आसान वर्ड्स यूज़ करें, ताकि आपको, जैसे मैं एडिट करूँगा, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि एडिट जो पेज भी होगा, मुझे एडिट का पेज बनाना होगा, उससे मैं किससे शुरू करूँगा, एडिट से। एडिट अंडरस्कोर सर्विस, एडिट अंडरस्कोर पैकेज, एडिट अंडरस्कोर मॉड्यूल। तो जब भी ई प्रेस करूंगा, मुझे ई से शुरू होने वाले तमाम पेजेस की लिस्ट मेरे सामने होगी, मैं आसानी से वो पेज फाइंड आउट करके लगा दूंगा। अदरवाइज क्या होगा, मैं पेज ढूंढता रहूंगा, यार कहाँ लिखा था मैंने एडिट का कोड, कहाँ लिखा था मैंने क्रिएट का कोड। ऑल गुड। अदना नूर के लगता है सब ऊपर से जा रहा है, क्यों बेटा, खैर क्या हो, बस इसीलिए इसलिए ये कि आप कोई भी ऐसा इसका लेक्चर या वीडियो मिस कर देंगे तो फिर वो ऐसे ही होगा थोड़ा सा, लेकिन फिर भी ट्राई कीजिए समझने की, तो जहाँ भी जितना भी हो सका मैं इंशाल्लाह आपको बता दूँगा। तो यहाँ तक ओके है नामिंग पेज की। अच्छा जी, अब आ जाते हैं पेजेस में। अच्छा, ये पहले से बने हुए कन्वर्टेड पेज हैं, मैं फिर बता रहा हूँ, ये पहले से बने हुए कन्वर्टेड पेज हैं, आपको खुद बनाना होगा। ठीक है, जैसे अभी आपने फ्रंट एंड फाइल को कन्वर्ट किया है, सेम एडमिन को कन्वर्ट करके ऐसे पेज आपको बनाने होंगे। ये बात जहन में रखिए, ठीक है, ये आपको बनाने होंगे। तो हमने किस पेज को रीनेम किया था, देखें, क्रिएट पैकेज, इसको मैंने क्या कहा था, सर्विसेज था या सर्विस था, चलो अभी देख लेते हैं, यही था। ठीक है, ये अब मेरे पास पेज खुल गया। अब यहाँ पे ब्राउज़र की वो एड्रेस बार आ रही है, एड्रेस बार आ रहा है, क्रिएट क्या एड्रेस क्या है, क्रिएट अंडरस्कोर सर्विसेज डॉट PHP। ओके, यानी कि हम सही पेज में हैं। अब हम इसको खोल लेते हैं। अब आप ये देखो, कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं है जो मैंने आपको नहीं बताई। वही इंक्लूड हेडर डॉट PHP है, वही इंक्लूड लेफ्ट नेविगेशन डॉट PHP है, और वही इंक्लूड टॉप नेविगेशन। टॉप नेविगेशन यहाँ पे एक्स्ट्रा है। टॉप नेविगेशन से मुराद ये चीज़ें जो आ रही है ना, सर्च वाली, ये वाली, ये मेरी टॉप में है, मतलब है वही नेविगेशन ही, डिफरेंट नहीं है, ये मेरे टॉप नेविगेशन आ रही है। ठीक है, तो सिर्फ नेविगेशन को सेपरेट किया हुआ है। ये मेरा क्या आ रहा है, कोड HTML का, मैं इसको रीनेम कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ से आपने थोड़ा सा समझना है चीज़ों को। गुलाम साहब प्लीज़ मार्क कर उनसे पूछिएगा। एक दफ़ा मार्कर आ जाए, किसी से साथ ले जाऊंगा आपका। अच्छा जी, अब इधर देखें,
सामने आपके नजर आ रहा है अभी एक फॉर्म। तो जब मैंने एक HTML में हम लोग आए थे तो मैंने अभी मेथड आपसे कहा था अभी इस चीज को छोड़ दें, मेथड का आपसे अभी नहीं आ रहा। तो हमारे पास मेथड्स कितने किस्म के होते हैं सबूत? गेट और पोस्ट। हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक है गेट का और दूसरा है पोस्ट का। क्या डिफरेंस है इनमें? सर पोस्ट जब फॉर्म सबमिट करेंगे वो इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब फॉर्म को सबमिट यूजर जो फॉर्म फिल करेंगे ना उसको पोस्ट इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, गेट किस लिए होगा? सर गेट शायद मेरे यूजर से डेटा वापस लेंगे, इस तरह सेव होता है डेटा उसके अंदर, फिर हम फैच करेंगे उसमें कट होता है। अच्छा हाँ, आप दोनों का जवाब वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा, एक बात है गेट का और एक है पोस्ट का। पोस्ट वेरी सिंपल, मैं आपको पहले बता दूं कि जब भी हमें डेटा को इंसर्ट करवाना है अपने डेटाबेस में, भेजना है, पोस्ट भेजना, ठीक है। जैसे आपकी पोस्ट में काम कर रही है, पोस्ट भेजना। जब भी किसी डेटा को हमने भेजना है डेटाबेस की तरफ या सेंड करना है तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? मेथड पोस्ट, ठीक है। और गेट की जब बारी है, एक बात, जब आप पोस्ट का मेथड यूज करेंगे ना तब आपको अपने ब्राउजर बार, एड्रेस बार जो होती है, एड्रेस बार में देखिएगा कि आपको कोई वैल्यूज नजर नहीं आएंगे, ठीक है। आपको किसी किस्म की वैल्यूज पूरी डाटा एंट्री के ऊपर आपको नजर नहीं आएगी। जब आप गेट का मेथड यूज कर रहे होते हैं तब जो भी आप एंटर करोगे ना, जो भी नाम, पासवर्ड, कुछ भी, वो सारे का सारा उस एड्रेस बार के ऊपर आ रहा होगा। तो गेट का जो हमारा मेथड होता है वो नॉर्मली इज नॉट सिक्योर रादर देन पोस्ट। लेकिन गेट हम फिर भी यूज कर रहे होते हैं कहां पर? जहां पे हमें गेट नाम से जाहिर है, जहां पे हमें वैल्यूज किसी जगह से लेनी होती है। फॉर एग्जांपल कि जब हम मल्टीपल फॉर्म बनाते हैं ना, मल्टी स्टेप फॉर्म्स, मल्टी स्टेप फॉर्म, अभी तो ये सिंगल फॉर्म है, अभी तक आपने एक सिंगल फॉर्म्स को ही देखा है। मल्टी स्टेप फॉर्म्स भी होते हैं, लाइक पहले फॉर्म में क्या लिखा होगा? फिल इन योर बायोग्राफी, नाम, फादर्स नेम, एड्रेस, चलो जी नेक्स्ट का बटन दबाया, अगला फॉर्म खोल गया, फिल इन योर एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, ओके फिल किया, नेक्स्ट का बटन दबाया, क्या खुला? फिल इन योर एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस फिल अप करें। तो जब ये मल्टी स्टेप फॉर्म होगा तो हमें तब गेट की इंफॉर्मेशन, गेट या मेथड यूज करना पड़ सकता है। व्हाई? अब मुझे आईडी चाहिए जो कि फॉर नंबर 1 से आ रही है, तो मैं किससे मेथड से ही लूंगा? गेट के मेथड से लूंगा। तो जब मैं गेट के मेथड से आईडी लूंगा वो तमाम फॉर्म के अंदर मैं यूज कर सकता हूँ। तो अगेन पोस्टिंग के लिए जब डाटा को आपको पोस्ट करना है, भेजना है डेटाबेस में, तो हम क्या यूज करेंगे? पोस्ट का फंक्शन। अच्छा, ये पोस्ट का फंक्शन हो गया। अब पोस्ट के फंक्शन की अब आप बात देख रहे हो कि रिक्वायर्ड, ये मेरे ख्याल पहले पढ़ा था लेकिन फिर देखने के बाद रिक्वायर्ड इसलिए लगाया जाता है कि कोई भी चीज यूजर मिस ना करे। आपके पास फॉर्म में 6-7 फील्ड्स हैं और आप नहीं चाहते कि यूजर कोई मिस्टेक करे, कि किसी फील्ड को एम्प्टी छोड़ दे। आप नहीं चाहते कि तमाम की तमाम जो फील्ड्स हैं वो मैंडेटरी हैं, ऑल द फील्ड्स, ऑल ऑफ द डेटा इज मैंडेटरी। आप वहां पर रिक्वायर्ड का लफ्ज जो है बिल्ट इसी तरीके से आप यूज करते हैं। ठीक हो गया, प्लेस होल्डर से आप वाकिफ हैं, प्लेस होल्डर क्या चीज है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख रहे हो नई चीज नेम, ये नेम इज इक्वल टू ऐसे क्वाड्रेटिक मार्क्स के अंदर जो लिखा हुआ है, ये नेम क्या है? ये नेम बेसिकली आइडेंटिफाई करता है उस इनपुट फील्ड को जिसने डेटा स्टोर करवाना है डेटाबेस के कॉलम के अंदर। बताता हूँ, देखें नेम मैंने क्या लिखा यहाँ पर, अभी एम्प्टी है, मैं फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ नेम, एफ नेम यानी कि फर्स्ट नेम, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, यानी कि ये बता दिया कि ये इनपुट फील्ड, इसमें क्या वैल्यू है? फर्स्ट नेम है, फाइन। इसी नाम से मुझे डेटाबेस में कॉलम भी बनाना है, इसी नाम से साथ में बना दूंगा एफ नेम के नाम से। जब इस इनपुट फील्ड को फिर डेटाबेस के कॉलम को पता चल जाएगा कि ये वाली वैल्यू जो है वो एफ नेम की इस कॉलम के अंदर आएगी, फिर मैं अगला नेम लिखता हूँ, एल नेम लिख देता हूँ, लास्ट नेम। फिर डेटाबेस में एक और कॉलम होगा मेरा लास्ट नेम के वाले से,
फिर लास्ट नेम मेरा किससे मैच करेगा, उस लास्ट नेम के वजह से कॉलम में वहां पे इंसर्ट होगा। मैं ईमेल लिखता हूँ, फिर वहां पे ईमेल का कॉलम बनाऊंगा। इस तरीके से ये मेरा नेम यूज होगा। अगर ये नेम मैं नहीं लिखता या नेम ये नहीं है, तो डेटाबेस को कैसे पता कि किस कॉलम में कौन सी वैल्यू को जाना है। ठीक है। अगर अगर मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूं, एफ नेम की जगह पे मिस्टेकली कोड के अंदर मेरा आ जाए कि एफ नेम ऊपर हो जाए या एल नेम के साथ मतलब स्वैपिंग हो जाए थोड़ी सी, तो क्या होगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम में चला जाएगा, लास्ट नेम फर्स्ट नेम में चला जाएगा। अब बात समझ आई, ये नेम की कन्वेंशन हम किस लिए यूज कर रहे हैं। अगर नहीं अभी समझ आई तो भी प्रैक्टिकली भी आपको समझ आ जाएगी ये नेम क्यों यूज कर रहा हूं। अच्छा जी, अब आ जाए सबसे पहले फॉर्म मेथड। पोस्ट आपने लिखा, पहले फॉर्म बना लें। अच्छा, फॉर्म बनाने के लिए आ जाए अपने डेटाबेस की तरफ। हमारी डेटाबेस कौन सी थी, सर्विसेज, राइट। सॉरी, डेटाबेस में टेबल सर्विसेज। उसके बाद आपने क्लिक करना है स्ट्रक्चर के ऊपर। ये आपके पास ये फील्ड्स आ गई जो हमने उस दिन बनाई थी। ठीक है। अब मैंने क्या कॉलम बनाया था पहले, सर्विस अंडरस्कोर नेम का। ओके, डबल क्लिक करें, कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद यहाँ नेम पे डाल दें। कोई प्रॉब्लम। वही नेम जो डेटाबेस में मैंने कॉलम जिस नेम से बनाया था, वही नेम मैंने अपने इनपुट फील्ड को दे दिया। यानी कि पता लग गया कि जब इनपुट यहाँ से यूज़र इनपुट डाटा एंटर करेगा तो वो किस में जाएगा, सर्विस अंडरस्कोर नेम के कॉलम में। अगर यहाँ पे मैं नेम 1 कर देता हूँ तो मुझे डेटाबेस एरर देगा कि नो सच कॉलम फाउंड, उसको कॉलम ही नहीं मिलेगा। नहीं समझ आ रही, नहीं आ रही मुझे फेस एक्सप्रेशन गेस्टर से पता लग रहा है भाई। क्या आप मुझे बताएं, पूछें। ऐसे ही सर मत हिलाएं यार, क्या हो गया, फांसी थोड़ी हो जाएगी। क्या आप बताएं, कहाँ मसला है। मजीद बेहतर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, मुझे बताइए कहाँ पे प्रॉब्लम है। ईशा थोड़ी बहुत है, जीवन सा हमना सजाद, आप बताओ। पक्का बहुत बड़ा सारा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और कह रहे हैं ओके। नहीं वो ठीक है, दैट्स फाइन। वो पिछले लेक्चर्स में वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अभी के लिए देखें कि कॉलम है ना, टेबल है। जैसे कि कॉलम, आप आज हम कभी हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो आजकल हमारे हॉस्पिटल्स कुछ सिविलाइज्ड हो गए हैं। लाइक आजकल आपको बास्केट्स नज़र आती हैं उसमें रखी हुई। पहले होता था क्या, किस एक ही बास्केट में हर तरह का कचरा जा रहा है। अब क्या है, ग्रीन बास्केट अलग है, यानी कि नॉन टॉक्सिक वेस्ट, दैट्स फॉर ग्रीन, राइट। फिर ब्लू बास्केट है कि जिसमें कुछ मतलब ये है कि आप बैंडेजेस डाल सकते हैं, इस किस्म की चीज़ कुछ डाल सकते हैं। फिर आ जाती है रेड बास्केट। और रेड बास्केट मतलब यहाँ पे टॉक्सिक वेस्ट है, वायरल वेस्ट है या बैक्टीरियल वेस्ट है, जिसको स्पेशली ट्रीट किया जाना है। हर बास्केट में आप अलग अलग टाइप का आप वेस्ट डाल रहे हैं, ऐसा ही है। ठीक है। या अगर हम किचन में चले जाएं मजीद बेटर, किचन में चले जाएं तो आपने बॉक्सेस बनाए हैं, ये दाल का, ये चावल का, ये आटे का, ये चीनी का। अगर आप आटे वाले में चीनी डाल दोगे तो क्या होगा, नहीं बल्कि ऐसा करते हैं कि चीनी वाले में नमक डाल दिया और चाय बना रही हो क्या होगा, फिर बिरयानी मीठी बनेगी और चाय नमकीन बनेगी, ऐसा ही है ना। तो सेम यही नेमिंग कन्वेंशन भी यहाँ पे ऐसा ही है कि अगर आपने नाम डिफरेंट कर दिए, यहाँ वाला नेम जो आप कोड में लिख रहे हो, फॉर्म के कोड में जो नाम लिख रहे हो और जो डेटाबेस के कॉलम में नाम लिख रहे हो, अगर वो डिफरेंट हो गए, अव्वल तो वो मैच ही नहीं करेगा। ठीक है, अव्वल वो मैच नहीं करेगा। अगर मैच कर गया और आपने उसको स्वैप कर दिया तो वही होगा कि नमक में चीनी चलेगी, चीनी में नमक चला गया। तो आपको यहाँ पे नमक टू नमक, चीनी टू चीनी आपको मैच करना है। ये यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन का मतलब है कि सर्विस नेम जो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ वो डेटाबेस में वही सर्विस नेम हो, फिर वो ही नेम वहाँ पर इंसर्ट होगा। आई होप सो कि अब बेहतर समझ आ गई होगी। सॉरी,
हाँ, डायरेक्ट वही नाम, तो वही जो आपने डेटाबेस के कॉलम में लिखा हुआ है, मैं भी वहीं से ला रहा हूँ। बेशक मैं चेंज कर रहा हूँ लेकिन ला वहीं से रहा हूँ। ठीक है, अब दूसरा हमारा क्या है, सर्विस डिस्क्रिप्शन, कॉपी कर लिया और यहाँ डाल दिया। इसको मैं अभी हटा रहा हूँ, प्लेस होल्डर्स। ठीक है, और तीसरा हमारा कॉलम क्या है, सर्विस इमेज। इमेज इंपोर्ट करने का कोड लंबा चौड़ा है ज़रा, इसलिए मैं अभी सिर्फ कॉलम बना रहा हूँ, डालूंगा नहीं। ठीक है, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। ये सर्विस इमेज, इमेज, बाकी मैं कर रहा हूँ रिमूव। सेव। ठीक है, जो हमारा कॉलम था, डेटाबेस में कॉलम थे, उसके हिसाब से हमने फॉर्म अपना रेडी कर लिया, पहला स्टेप। ठीक है, फॉर्म आपने जो डेटाबेस के कॉलम्स हैं उसी के हिसाब से आपने नेमिंग कन्वेंशन यूज करते हुए अपना फॉर्म बनाना है। अब फॉर्म आपका बन गया। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड स्टेप। इनपुट टाइप इसको कर देना फाइल। अच्छा जी, इसको बटन को रीनेम कर रहा हूँ क्रिएट पैकेज, सॉरी क्रिएट सर्विस पर, और इसको भी कर रहा हूँ क्रिएट सर्विस। बटन का नाम भी दे रहा हूँ क्रिएट सर्विस। अब यहाँ पे जरा नोट करना, बटन का क्या नाम है, क्रिएट सर्विस। अच्छा, अब मैंने आपको जो क्रूड ऑपरेशंस बताए थे, क्रूड ऑपरेशंस में क्या आता है, क्रिएट, अपडेट, डिलीट। ठीक है, क्रिएट, अपडेट एंड डिलीट, यानी कि इंसर्ट की क्यूरी हो जाएगी, अपडेट की क्यूरी हो जाएगी, और क्या होगा, डिलीट की क्यूरी आपके पास हो जाएगी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज द क्यूरी, फिर हम जाएंगे। ये जो है आपके पास सिंपल एक वेरिएबल है, जैसे लाइक मैंने आपको बताया था कि PHP इज द गेम ऑफ वेरिएबल्स। आपको वेरिएबल कोई भी ले लें, डॉलर के साइन के साथ कुछ भी है वो वेरिएबल है। डॉलर के साइन के साथ कुछ भी है वो एक वेरिएबल है। आपने वेरिएबल ले लिया। वेरिएबल हम क्यों लेते हैं, वेरिएबल इसलिए लिया जाता है कि उसमें वैल्यूज़ को, उसमें रिकॉर्ड को हम असाइन कर सकें। ठीक है, इसमें एक मुझे लतीफ़ा छोटा सा याद आ गया, शेयर करना ज़रूरी समझूंगा कि एक बॉक्स था, जो है कि कह लीजिए कि बड़ा एक एंटीक किस्म का बॉक्स था, खुल नहीं था रहा। लोगों को ख़जाने में से मिला, बड़े बड़े फिजिस्ट आ गए खोलने के लिए, फिजिसिस्ट, भाई खोल लूँगा, नहीं खुला। केमिस्ट आ गए, हर तरह के केमिस्ट के फार्मूले अप्लाई कर दिए, नहीं खुला। गर्ज के जो जो एक्सपर्ट था बुला लिया, नहीं खुला। मैथमेटिशियन को बुलाया, उसने आते ही कहा हम फर्ज करते हैं ये खुला हुआ है, केस सॉल्व्ड। ठीक है, हम फर्ज यही काम करते हैं ना, फर्ज में हम फर्ज करते हैं x की वैल्यू 10 है। तो ये फर्ज आज तक ख़त्म नहीं हुआ, तो यही फर्ज कुछ कर लीजिए। तो अब वही वाला फ़र्ज़ आपने समझना है कि हमने जब एक x को कहते थे कि फ़र्ज़ कीजिए कि x की वैल्यू 10 है, यानी कि हमने 10 को क्या किया, x को असाइन कर दिया। अब x में क्या हमारे पास 10 है, ऐसी बात है। तो इसी तरीके से सेम कंसेप्ट हमने यहाँ पे यूज़ करना है कि एक हमारे पास वेरिएबल बना, हमने बनाया इंसर्ट क्यूरी। इंसर्ट का मैंने नाम क्यों दिया, ताकि आइडेंटिफाई हो जाए कि मुझे पता हो कि ये मैं क्यूरी लिख रहा हूँ ये इंसर्ट की है। इंसर्ट क्यूरी का मैंने वेरिएबल बना दिया। अच्छा, इसके बाद आ जाए MySQL क्यूरी। ये बिल्ट इन फंक्शन है अगेन, MySQL क्यूरी, ये हर जगह ऐसे ही रहेगा। फंक्शन में क्या है, $कॉन। कॉन ये कहाँ से आया, कनेक्शन वाली फाइल से, $कॉन कनेक्शन वाली फाइल से। अगर यहाँ पे आप CONN कर देंगे, ये $कॉन उसको मिलेगा ही नहीं, यानी कि कनेक्शन ही नहीं होगा। वही यहाँ पे $कॉन, वही सेम टू सेम आपने यूज़ करना है जो आपने कनेक्शन फाइल में यूज़ किया हुआ होगा। राइट, कनेक्शन हो गया। अब सिंपल आपने इंसर्ट को जो है वो इंसर्ट इनटू, ये आपने कैपिटल में लिखना है, इंसर्ट इनटू, ये सिंपल
आपसे इसको लफ्ज़ सही समझ आ रहा होगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, इंसर्ट करने, डाटा को इंसर्ट करने, सेव करने, इंसर्ट इनटू। अच्छा, अब यहाँ पे जो पहली चीज़ आती है इंसर्ट इनटू पैकेजेस में, ये हमारा क्या नाम होता है, टेबल का नाम, इंसर्ट इनटू सर्विस। ठीक है, सर्विस ही नाम है टेबल का, क्या नाम है, सर्विसेज। इस बात का भी आपने ध्यान रखना है, सर्विसेज। क्या करो, माइसिकोलाई क्यूरी है किस चीज़ की, कि इंसर्ट करो किस में, सर्विसेज में, इंसर्ट इनटू सर्विसेज, सर्विसेज में इंसर्ट करो। अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे अब ये सिंटैक्स है सिंगल कोटेड मार्क्स के साथ, कि आपने वही नाम वैसे ही लिखने हैं जो डेटाबेस के अंदर लिखे हुए हैं, कॉलम के नाम। इंसर्ट इनटू सर्विसेज के बाद जो सिंगल कोटेशन में आपको नज़र आ रहा है, आपने यहाँ पे वही नाम सेम टू सेम लिखने हैं जो डेटाबेस कॉलम के लिखे हैं। अदरवाइज़ क्या होगा, जैसे मैंने बताया वो नमक चीनी वाला, कि उसको कॉलम अब मिलेगा ही नहीं। अब यहाँ पे जैसे मैंने टाइटल लिखा हुआ है, हमने वहाँ पे क्या लिखा है, सर्विस अंडरस्कोर नेम। जब आप इसको चलाने की कोशिश करोगे ये आपको रन एरर देगा कि टाइटल नॉट फाउंड। ये टाइटल क्या चीज़ है, मुझे तो मिला ही नहीं। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, अगेन सर्विस नेम। अच्छा, हम आईडी को नहीं स्टोर कराते क्योंकि आईडी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, इट्स ऑटो इंक्रीमेंट। माई सिक्वल इसको खुद ऑटो चलाता रहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पर कॉपी किया और इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, सर्विस नेम, यहाँ से सर्विस डिस्क्रिप्शन उठा ली और यहाँ से सर्विस इमेज उठा लिया। ठीक है, अब जो बाकी के मेरे पास एक्स्ट्रा हैं मैं उनको कर रहा हूँ डिलीट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, देख लें कि इंसर्ट करो किस में, सर्विस के टेबल में, और उसमें कॉलम कौन कौन से हैं, सर्विस नेम है, सर्विस डिस्क्रिप्शन और सर्विस इमेज है। ठीक है, ये 3 कॉलम्स हैं। अगर आप एक कॉलम ऐड कर दोगे, चौथा फॉर एग्जांपल चौथा आपने कॉलम ऐड कर दिया, तब भी डाटा इंसर्ट नहीं होगा। कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स मिसमैच हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपने 100 कॉलम्स बनाए हैं तो आपको 100 यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। इवन कि वो 99 हो गए तो आपका डाटा इंसर्ट नहीं होगा। नंबर ऑफ कॉलम्स, नेम ऑफ कॉलम्स मस्ट मैच एट एवरी कॉस्ट। ठीक हो गया। अब देखें इसमें वैल्यूज आ रही हैं। पहले हमने क्या बताया कि इंसर्ट करो सर्विस के टेबल में और उसमें कॉलम नेम कौन से हैं जो हमने डेटाबेस में डिफाइन किए हुए हैं, राइट। लेकिन अब उस डेटाबेस के कॉलम्स में डाटा जाना कौन सा है, इंसर्ट तो करो, किस में करो, सर्विस के टेबल में। कौन से कॉलम में, ये कॉलम है, लेकिन इंसर्ट करो तो करो क्या, कहां से आ रहा है डाटा, जो यूजर इनपुट देगा। अब यूजर इनपुट कहां से दे रहा है, फॉर्म से, राइट। यूजर इनपुट किधर से दे रहा है, फॉर्म से दे रहा है। आ जाओ, अब फॉर्म में जो यहाँ नेम दिए हुए हैं वो कॉपी कर लो, कॉपी पेस्ट। और यहाँ पे याद रखिएगा यहाँ हमने जो वैल्यूज देनी है वो $साइन के साथ देनी है, इन वेरिएबल नेम्स देनी है। सर्विस डिस्क्रिप्शन एंड इमेज। अब बाकी मैं कर रहा हूं डिलीट क्योंकि ये एक्स्ट्रा है, हमें नहीं चाहिए। अब ये सर्विस इमेज, मैंने आपसे कहा था कि इमेज का ज़रा लंबा चौड़ा कोड है, मैं अभी इमेज नहीं लिख रहा, इसलिए मैं अभी इसमें स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ सीधी। स्ट्रिंग मतलब वर्ड, ठीक है, कोई भी वर्ड है, मैंने वो एक स्ट्रिंग पास कर दी है। इसको मैं थोड़ा सा लाइन कर दूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पे एक बात रखिएगा ध्यान कि किसी किस्म की कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए, किसी भी किस्म की कोई स्पेस नहीं होगी, ठीक है। जहाँ भी स्पेस आ गई एरर, ठीक है। तो कोई इमेज आपने नहीं देनी स्पेस। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने अगेन जिस तरह डॉलर कनेक्शन में एक इफ़ की कंडीशन लगाई थी जस्ट टू चेक कि वही क्यूरी कि डॉलर कौन क्या वेरिएबल लिया था। अब जब ये देखना आपने कि इफ़ की कंडीशन के अंदर जो आप वेरिएबल पास कर रहे हो ना,
वो वही वेरिएबल होगा जो आपने ऊपर लिया हुआ है। यानी कि अगर इंसर्ट करवा रहे हो तो इंसर्ट का ये वाला, अगर एडिट है तो एडिट वाला, या जो भी वेरिएबल आपने लिया हुआ है, क्योंकि कंडीशन उसी वेरिएबल के ऊपर अप्लाई होनी है। समझ रहे हैं बात ये? अगर इंसर्ट क्यूरी में वेरिएबल की जगह कोई और लिख देता हूँ, इफ़ की कंडीशन को पता ही नहीं कि किसको चेक करूँ मैं जाके। अब इफ़ को पता है कि ये इस वेरिएबल को मैंने जाके चेक करना है, ठीक है। तो पैकेज क्रिएटेड सक्सेसफुली, इसको हम कर देते हैं सर्विस क्रिएटेड सक्सेसफुली, इसको कर दिया सेव। इफ़ अगर ये क्यूरी चल जाए, देखें इसमें कोई नॉट का साइन तो नहीं लगा हुआ ना, ठीक है। उसका सिंपल क्या मतलब है कि अगर ये क्यूरी रन हो जाए, चल जाए, तो क्या करो, ये थोड़ी सी इको में H4 की स्टाइलिंग की हुई है कि ये रेड कलर में ये मैसेज डिस्प्ले होगा, सर्विस क्रिएटेड सक्सेसफुली। क्लियर यहाँ तक? अच्छा जी। अब यहाँ पे देखें कि हमने क्या करना होता है कि इस सेट का यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे, और पोस्ट का मेथड $_पोस्ट, $_गेट भी होता है, $_पोस्ट भी होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, PHP का कोड लिखेंगे, PHP का कोड स्टार्ट्स, ठीक है। इफ इस सेट हो, अगर ये क्रिएट पैकेज कहाँ से, ये वाला बटन, ये क्या चीज़ होगी, ये वाला बटन का नेम होगा। जिस तरह हमने हर इनपुट को, टेक्स्ट इनपुट को नेम दिया था, उसी तरीके से आपको बटन को भी नेम देना है कि जब ये बटन प्रेस हो तो उसके ऊपर ये फंक्शन परफॉर्म हो। समझ रहे हैं? आपके एक पेज में 3 बटन है, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि 3 बटन है, अगर मैं बटन को नेम नहीं देता, ठीक है, नाम नहीं देता, तो वो कैसे पता चलेगा कि इस बटन के प्रेस होने पर ये वाला काम होना है? तो आपको बटन को नेम देना है कि जब ये बटन प्रेस हो तो ये वाला काम हो। लाइक सेव कर रहा हूँ, सेव हो, डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट हो। ऐसा ना हो कि सेव के बटन पे आपका रिकॉर्ड डिलीट हो जाए। समझ रहे हैं मेरा? ठीक है। तो इसलिए क्रिएट सर्विस, ये कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करने के बाद ये मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या है कि इस सेट अगर पोस्ट हो, कि बटन जब प्रेस हो, पोस्ट हो, तो उसके अंदर जो भी डाटा आ रहा है वो डाटाबेस में जाके इंसर्ट कर दो, ये वाली क्यूरी चला दो सॉरी, ये वाली क्यूरी चला दो। क्लियर? अब मैं जो कह रहा हूं कि ये बटन पोस्ट हो, तो बटन के अंदर वाला डाटा उठा के लाना है हम लोगों ने, खुद तो नहीं आएगा, कि बटन के अंदर जो डाटा है उठा के ले आओ, फिर उसको क्यूरी में डालो, फिर क्यूरी चेक करो, अगर सही है तो मैसेज डिस्प्ले करवा दो। बात समझे? बटन प्रेस हुआ, इफ इस सेट हो पोस्ट, कि बटन के पोस्ट होने पर बटन के अंदर वाला जो डाटा है उसको कलेक्ट करो, क्यूरी में इंसर्ट करो। अगर इंसर्ट वाली क्यूरी आपकी ठीक है तो डेटाबेस में डाटा इंसर्ट कर दो और मैसेज डिस्प्ले करा दो कि ऑल गुड। समझ आ गई बात? ये अब बटन के अंदर डाटा क्या से लेके आना है, ये सामने आपके, ये मैं यहाँ से ये बाकी रिमूव कर देता हूँ, ये हमें नहीं चाहिए। पोस्ट, यही नेम आप उठाकर फिर ले आएंगे, पोस्ट करो इसको, ठीक है। सर्विस डिस्क्रिप्शन, तो अभी मैंने क्या किया था कि मैंने इमेज को एज ए स्ट्रिंग पास कर दिया था, तो अभी भले आप इसको छोड़ भी दें तो हमारा काम चलेगा। क्यों? मैंने ऊपर डायरेक्ट वैल्यू डाल दी है, उसमें इमेज डायरेक्टली एक स्ट्रिंग के तौर पे डायरेक्टली इंसर्ट कर दी है। अब फिर इस कोड को समझ लें कि बटन प्रेस हुआ क्रिएट सर्विस का, यहाँ पर ये मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाता हूँ कि कोड स्टार्ट हुआ। आपने कोई भी PHP का कोड इंसर्ट, डिलीट, अपडेट का इसके बगैर नहीं लिखना। कोड स्टार्ट्स, इफ़ की कंडीशन लगाई, इफ़ इस सेट हो पोस्ट, कि अगर ये बटन प्रेस हो, फिर क्या करो, डेटा को पोस्ट करो। किस डेटा को पोस्ट करो? जो फॉर्म के अंदर है, ये रहा फॉर्म के अंदर है जो, ठीक है, इसको पोस्ट करो। किस में पोस्ट करो? इस इंसर्ट क्यूरी के वेरिएबल के अंदर पोस्ट कर दो। इंसर्ट क्यूरी का वेरिएबल क्या कर रहा है? आपका डाटा इंसर्ट इनटू सर्विसेज, सर्विस नेम, सर्विस डिस्क्रिप्शन वैल्यूज में डाटा को इंसर्ट कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है कि इफ़ की कंडीशन लगा दी कि अगर सब कुछ ठीक है तो एक मैसेज डिस्प्ले करा दो कि सर्विस क्रिएटेड सक्सेसफुली। ये पूरा एक कोड है आपका। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है तो पूछें। सर, आपने सर्विस इमेज के लिए
मैंने यही तो बताया भी कि मैंने सर्विस इमेज को डायरेक्ट ले लिया ना। ये देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, वेरिएबल पास कर रहा हूँ। ये वेरिएबल किधर से आया, यहाँ से आया। एक और समझे बात, एक और यहाँ पे बात समझें कि मैंने जो यहाँ पे ये जो नेम है, ये जो इनपुट है, ये वाले जो तमाम ऐसी इनपुट्स हैं मेरे पास, मैंने इनका डाटा कहाँ लिया, पोस्ट किया ना, पोस्ट ही कर रहा हूँ। मैंने पोस्ट करके डाटा कहाँ लिया, मैं यहाँ पर ले आया, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ले आया। इसको मैंने क्या नाम वेरिएबल में असाइन कर दिया, इस वेरिएबल के अंदर असाइन कर दिया। या आप कोई भी नाम रख लो वेरिएबल का। मैंने डुप्लीकेट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, डुप्लीकेट नाम रखे हुए हैं, तो आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, अपने तौर पे नाम रख सकते हैं। आप यहाँ पे यूजर, आप यहाँ पे यू कर सकते हो, आपको पता चल जाए कि ये यूजर इनपुट है, ठीक है। ये यूजर इनपुट वाला नाम है। वो इनपुट पोस्ट यहाँ पर आया, पोस्ट होके मैंने किस वेरिएबल को असाइन कर दिया, इन वेरिएबल्स को। वो वेरिएबल्स मैंने कहाँ पे यूज कर लिए, यहाँ पर, जहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि वैल्यूज, ठीक है। और इमेज मैंने, आपने जैसे कहा कि मैंने इमेज के ऊपर कुछ लिया नहीं, मैंने इमेज यहाँ वेरिएबल तो नहीं लिया हुआ, कोई डॉलर साइन लगा हुआ इमेज के साथ, नहीं लगा हुआ। मैंने सिंपल क्या किया, स्ट्रिंग पास कर दी इमेज के नाम की। सजाद, आप जी कोई प्रॉब्लम? हाँ हाँ जी, एडमिन में फॉर्म निकाला है, उसमें बने हुए होते हैं, चेंजेस करनी है, बस चेंजेस करनी है। सर ये जो पोस्ट से पहले अंडरस्कोर है, ये इसका इसे क्या मतलब है? डॉलर सेंटेक्स है, सेंटेक्स है, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, ये सेंटेक्स है। जिस तरह हमारा डॉलर का क्वेश्चन मार्क PHP है, ये सेंटेक्स है, सेंटेक्स ऑफ द कोड। अब हम आ जाते हैं ये सर्विसेज में, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिख दें कुछ भी, हो गया, क्या हुआ, ठीक है। क्या मैसेज आया मेरे पास, सर्विस क्रिएटेड सक्सेसफुली। डेटाबेस में जाके देखें डाटा गया कि नहीं गया, गया हुआ। अब देखो जो मैं इमेज को कह रहा था कि मैंने एज ए स्ट्रिंग पास की है, स्ट्रिंग मतलब जैसे जो वर्ड आप मैंने उसमें सिंगल कोटेशन में लिखा था, एज इट इज पास हो गया, एज इट इज वहां चला गया। इमेज लिखा हुआ था ना, यहाँ पे क्या आया, इमेज लिखा हुआ आ गया, ठीक है। देखिए मेरा डाटा इंसर्ट हो गया। या दोबारा एक ट्राई कर लेते हैं, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। किधर है यार ये, अच्छा जी। सर्विस नेम बताएं कोई इस्लामिक से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल लाइक ऑनलाइन कुरान टीचिंग, राइट। कोई डिस्क्रिप्शन बता दें। ठीक है, कॉपी पेस्ट क्या देते हैं, वाया जूम एंड 1-to-1 क्लासेस, ठीक है। मैं कर देता हूँ क्रिएट सर्विस। अब जाके देखते हैं डेटाबेस में डाटा आया कि नहीं। देखिए आपका पोस्ट इंसर्ट हो गया, सिंपली डाटा आपका इंसर्ट हो गया। कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम? देख लें, ये काम आपको करना है, इसलिए कह रहा हूँ पूछें अगर प्रॉब्लम है तो। हाँ जी, गुड है। नहीं वो तो ठीक है, वो प्रैक्टिकल करेंगे तो आएगा। आप कुछ कह रही हैं हम ना, अच्छा। लेकिन आपके माइंड में क्वेश्चंस, मैंने कहा अगर कोई प्रॉब्लम को नहीं समझ आई बात या कुछ ऐसा इशू है तो आप पूछिए। ओके, तो ये आपका एक इंसर्ट हो गया। कोई एक और बताएं ताकि एक और इंसर्ट कर लें, बताएं। अरे यार इस्लामिक सर्विसेज बतानी है, परेशान हो गए सारे। हाँ
हम्म इसे क्या देते हैं, तफसीर कुरान। चार चाहिए मजीद। यार इस्लाम हदीस और इनसे भी निकल के भी इस्लाम है मेरे भाई। हम्म अरे भाई डोनेशंस बता दो। डोनेशंस डोनेशंस टू नीडी पर्सन्स। तो शुरू हुई है। मैं दिल बड़ा ग्रुप मिले। डोनेशंस हो गया। देन मैट्रिमोनियल सर्विसेज। या ये वाली सर्विस पसंद नहीं है किसी को। मैट्रिमोनियल सर्विसेज। चलें जी, अब हम जाके देखें अपना डाटा सर्विसेज का। अब देखें आईडी को नोट करें 2345 ऑटो इंक्रीमेंट है। हमने तो नहीं इसको आईडी के अंदर हमने तो कुछ नहीं ना डाला, वो खुद ही बढ़ रही है ना ऑटो इंक्रीमेंट। अब आप सोच रहे हो कि 1 किधर गया, मैंने डिलीट कर दिया था ना 1 वो। क्या नहीं, अगर मैं डेटाबेस के टेबल से डायरेक्टली डिलीट कर रहा हूं तो वो 1 से स्टार्ट नहीं करेगा। अगर मैंने डिलीट का फंक्शन बनाया हुआ है, मैं वहां से डिलीट करता हूं तो तब ऐसा नहीं होगा, वरना ये हाँ क्या बताऊं। हाँ ड्रॉप तो ये है ना कि आपने टेबल को ड्रॉप करना है। ड्रॉप का मतलब ये है वो सब उड़ा देगा, लेकिन ड्रॉप इज फॉर टेबल, इज फॉर डेटाबेस, नॉट फॉर रिकॉर्ड्स। हाँ वो तो सब के सब को पूरे का पूरा उड़ा देगा। लाइक अब मुझे सर्विस के टेबल को ड्रॉप करना है, मैं सर्विस के टेबल को डिलीट नहीं करूँगा, ड्रॉप तो मैं ड्रॉप करूँगा। मुझे डेटाबेस को ड्रॉप करना है तो मैं डेटाबेस को ड्रॉप करूँगा, डिलीट नहीं। ये चीज़ है, ये फ़र्क है। हाँ वो आएगा जब यूज़र रजिस्ट्रेशन के अंदर आना है हमने, तो उसमें प्राइमरी और फॉरेन की है तो मैं अब आपको उसमें बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ तक ऑल गुड हो गया। चले आगे। अच्छा नेक्स्ट हमारा एक अब इंसर्ट के बाद सिंपल है कि शो करवाना है हमने। इंसर्ट तो करवा लिया ना, तो हमें शो भी तो करवाना है। ठीक है, अब हमने शो कैसे करवाना है डेटा। अब शो करवाने के लिए हमारे पास पेज कौन सा है यहाँ पर, अब डेटा शो कहाँ कराते हो। एक तो हम लिस्ट में भी शो करवा सकते हैं, ठीक है, कि जो हमने डेटा डाला है वहीं पे शो भी हो जाए। दूसरा फ्रंट एंड टेबल्स में शो करवा सकते हैं ताकि एडमिन को भी पता रहे कि क्या बनाया, क्या इंसर्ट किया, क्या नहीं किया। और प्लस कि हमारा जो फ्रंट एंड है ये एक समझ लें कि आपका CMS भी बन जाएगा, सेम लाइक वर्डप्रेस, कि जो डेटा आप एडमिन पैनल में इंसर्ट करेंगे वही डेटा आपका फ्रंट एंड के ऊपर भी शो होगा। राइट, तो एक काम करते हैं कि पहले हम इसमें शो कर लेते हैं एडमिन में ही। एडमिन में क्या नाम था, लिस्ट नहीं क्या नाम ये था, पैकेज लिस्ट। सर्विसेज लिस्ट, ठीक है। तो ये मैंने पेज को भी सिर्फ रीनेम किया, रीनेम करने के बाद आ जाता हूँ सर्विसेज लिस्ट में। अभी देखिए इसमें कोई टेबल डेटा कोई आपको नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा। ओके, हम इसको ओपन कर लेते हैं पेज को। सेम वही पेज है, कुछ भी नहीं है, देख लें। हेडर इंक्लूडिंग लेफ्ट नेविगेशन, टॉप नेविगेशन, हेडर फुटर। ठीक है, इसको हम क्या देते हैं, सर्विसेज लिस्ट, सर्विसेज लिस्ट, सर्विसेज लिस्ट। ठीक है, अच्छा अब आप बना लें कि आपके
टेबल टेबल बनाया हुआ है ये, यहाँ पे आप देख लो ये टेबल, ठीक है, टेबल बना हुआ है, सिंपल टेबल, डिव क्लास रिस्पॉन्सिव टाइप टेबल, सीरियल नंबर, क्या नाम था हमारे कॉलम्स का बताते जाएं। अभी मैं टेबल बना रहा हूँ, ठीक है, सर्विस, सर्विस नेम, सर्विस डिस्क्रिप्शन एंड इमेज, और बाकी मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। सेव किया और अपने पेज को आके देखें, ठीक है, सीरियल नंबर, सर्विस नेम, सर्विस डिस्क्रिप्शन, इमेज और एक्शंस। अच्छा, ये चीज़ इसलिए आ रही है कि टी हेड और टी फुटर यहाँ से कॉपी किया और हम टी फुट में भी वही चीज़ डाल देते हैं। ये देखें टी फुट, अब ये आपका जो है वो कॉलम ऊपर नीचे सेम होंगे, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स गो। टेबल तक तो समझ आए, टेबल TR TH, ठीक है। अब आ जाते हैं टी बॉडी में। टी बॉडी एक होता है टी हेड, टी हेड में मेरा क्या नज़र आ रहा है, ये सब कुछ, सीरियल नंबर, सर्विस नेम, डिस्क्रिप्शन, इमेज, एक्शन। टी फुट में क्या नज़र आ रहा है, ये नीचे वाला, सर्विस नेम, सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, इमेज, एक्शन, राइट। ये टी हेड ऊपर, TH नीचे, बीच वाला जहां नो डेटा अवेलेबल इन टेबल आ रहा नजर, दिस इज टी बॉडी, ठीक है, टी बॉडी। तो हमारा जो PHP का लूप लगना है, लूप मैंने आप लोगों को बताया था कि PHP का लूप लगना है, मैं अभी रिपीट भी कर देता हूं, वो टी बॉडी के अंदर लगना है। यहाँ पे लूपिंग को समझिएगा, ठीक है। अगर आप हेड को भी इंक्लूड कर लेते हो तो क्या करेगा वो, कि हेड को भी इंक्लूड करके बार बार सर्विस नेम, सर्विस डिस्क्रिप्शन के टाइटल्स को भी रिपीट करता जाएगा। हमें टाइटल्स को रिपीट नहीं करवाना, हमें सिर्फ डाटा को लेकर आना है, ठीक है। लूप का मतलब यही है, ठीक है। लूप में आप अगर किसी ऐसी गैर जरूरी चीज़ को इंक्लूड कर लेते हैं, टी फुट को, टी हेड को इंक्लूड कर लोगे, तो वो उनको भी बार बार छापना शुरू कर देगा। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, टी बॉडी में आगे अगेन हमारा जो PHP का सिंटैक्स है वो लिखा, यहाँ पे वेरिएबल बनाया सेलेक्ट ऑल सर्विसेज का, ठीक है। यहाँ पे मैं प्रोडक्ट्स की जगह कर रहा हूँ सर्विसेज, ठीक है। वेरिएबल जिस तरह इंसर्ट क्यूरी का बनाया था सेम उसी तरीके से। अब चूंकि मैं शो कर रहा हूँ, शो के लिए मैंने क्या कर रहा है, वेरिएबल एक अंडरस्टूड एक मीनिंगफुल वेरिएबल ले लिया कि भी सिलेक्ट ऑल सर्विसेज, कि डेटाबेस के टेबल में जितनी भी सर्विसेज मौजूद हैं वो सिलेक्ट ऑल उठा लो। माइस्क्यूएल क्यूरी यू नो कौन, आपको पता है अभी। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए इंसर्ट की इनटू था पहले, इंसर्ट इनटू सर्विसेज, अब हमें इंसर्ट इनटू मतलब उस टेबल में डेटा को इंसर्ट करो। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्टैरिक, सेलेक्ट स्टैरिक, स्टैरिक मतलब तमाम, ऑल, एवरीथिंग, स्टैरिक मतलब, ठीक है। सेलेक्ट करो स्टैरिक सब कुछ, फ्रॉम किस टेबल से, टेबल का नाम यहाँ पे आप रिप्लेस कर दो। समझ आई, बड़ी आसान सी क्यूरी है, सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम सर्विसेज, कि सर्विसेज के टेबल के अंदर जो कुछ भी रखा हुआ है उसको सेलेक्ट करके ले आओ। समझ आई बात। आगे लिखा हुआ है ऑर्डर बाय डिसेंडिंग, आपको पता है कि हमारे पास डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, हमने उस पर लिखा हुआ है ऑर्डर 1 by 1 डिसेंडिंग। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर 0, मैंने सीरियल नंबर भी दिखाना है, ठीक है। मैंने किस में लिखा, वाइल के लूप से ऊपर इनिशियलाइज किया, ये वाला, इसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन, कि मैंने सीरियल नंबर के वेरिएबल को कहा कि भाई अभी करंट वैल्यू वाइल के लूप से पहले क्या है, 0, कि जब वाइल का लूप चलेगा कहां से चलेगा, 1 से। 0 तो मैंने पहले वैल्यू दे दी ना, असाइन कर दिया उसको 0, उसके बाद जब उसने इंक्रीमेंट करना है तो पहले क्या डिस्प्ले करेगा, 1, ठीक है। अब आ जाए, ये वाइल का लूप है हमारा, इसका सिंटैक्स समझ लीजिए, एक्सक्यूज मी, हेलो, काफी क्यों खैरियत, अच्छा
हेलो, अच्छा मैं लेक्चर के बाद आपसे बात करता हूँ। अच्छा, ये वाइल का हमारा आप समझ लीजिए कि वाइल का लूप क्या है, कि वाइल के अंदर कंडीशन जो हम पास करेंगे, वैसे हमारे पास आपने लेक्चर में सुना होगा कि 4 लूप्स हैं, वाइल, डू वाइल, फॉर ईच एंड फॉर। तो हमारे टेबल ऑफ अभी जो है अंडर कह लीजिए कि टेबल ऑफ डिस्कशन जो है वो वाइल लूप है। तो वाइल लूप क्या करेगा कि जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती, ठीक है, आपको जब तक सॉरी यार एक्सक्यूज मी, अच्छा वाइल के अंदर जो हमारी हम कंडीशन पास करेंगे, वाइल का लूप हमारा तब तक चलेगा जब तक वो कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, ठीक है, तब तक चलता रहेगा। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि वाइल का लूप हमारा तब तक चलेगा जब तक डेटाबेस में पड़ा हुआ डाटा एंड नहीं हो जाता। अगर डेटाबेस में 1000, 10,000, 10 लाख रिकॉर्ड्स हैं, वाइल का लूप हमारा तब तक चलता रहेगा जब तक कि वो 10 के 10 लाख रिकॉर्ड्स को सेलेक्ट ऑल करके शो नहीं करवा देता, तब तक चलता रहेगा। जब 10 लाखवीं प्रोडक्ट या रिकॉर्ड आ गया, उसके बाद उसने टर्मिनेट कर जाना है। यहाँ तक बात समझ आई कि वाइल लूप कब तक चलेगा, कि जब तक कंडीशन ट्रू है, जब तक डाटा है, जब तक आपकी कंडीशन चल रही है, ये चलता रहेगा। उसके बाद उसने क्या करना है, टर्मिनेट कर जाना है। अच्छा, वाइल के बाद हमने एक वेरिएबल लिया डॉलर रो का। उस डॉलर रो में हम क्या कर रहे हैं, माइस्क्ल फेच ए सॉक, ठीक है, ये हमारा फंक्शन है माइस्क्ल फेच ए सॉक का बिल्ट इन फंक्शन है कि क्या करता है कि जो आपके डेटाबेस के कॉलम्स में, डेटाबेस में जो भी डाटा रखा हुआ होता है उसको डिस्प्ले कर फैच करता है। पहली बात फैच करता है, नाम से जाहिर है, फैच मतलब तलाश करना, ढूंढना, माइस्क्ल फेच ए सॉक। इसका एक पुराना फंक्शन भी होता था माइस्क्ल फेच एरे, जो अब नहीं चलता, ठीक है। इस वक्त जो चलता है वो माइस्क्ल फेच ए सॉक, ये आपका नया फंक्शन है जो माइस्क्ल फेच ए सॉक, ये फंक्शन चलेगा। अब इस फंक्शन को आपने बताना है, ये फंक्शन तो आ गया माइस्क्ल कि भाई तलाश कर लाओ, क्या तलाश कर लाओ, ये तलाश कर लाओ कि जो हमने सेलेक्ट ऑल सर्विसेज में डाला था, अब यहाँ पर वो वही सेम वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है। मैंने क्या किया कि जो सेलेक्ट ऑल सर्विसेज का टेबल है, माइस्क्ल क्यूरी जो चलाई कि क्या करो, सर्विसेज के टेबल में से सब कुछ उठा लाओ, ये सब मैंने किस वेरिएबल को असाइन किया, x = 10 वाला, वही समझ लेना कि मैंने जो भी डाटा मेरे पास सेलेक्ट ऑल सर्विसेज से आया, मैंने किस में डाल दिया, किसको असाइन किया, किस वेरिएबल को असाइन किया, सेलेक्ट ऑल सर्विसेज को असाइन किया ना, ठीक है। अब वाइल लूप में आके मैंने उसको माइस्क्ल फेच ए सॉक को बताया कि भाई फैच तो आपने करना है, लेकिन कहाँ से फैच करना है, आपने यहाँ से सेलेक्ट ऑल सर्विसेज से फैच करना है, ठीक है। और ये जो मेरा जितना भी रिजल्ट आया मैंने किस में इनिशियलाइज कर दिया, माइस्क्ल फेच ए सॉक का, किसको दे दिया, डॉलर रो में डाल दिया ना भाई, नहीं विजिबल नहीं है क्या, डॉलर रो को डाल दिया, नहीं समझ आई, यहाँ पे पूछें दोबारा क्या प्रॉब्लम है। देखें, पहली बात, पहला स्टेप समझ लें, आपने एक ऐसा वेरिएबल लिया कि जिसमें आपको जो डेटाबेस के रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, आपने वो तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स उस एक वेरिएबल में डालने हैं, उसको असाइन करने हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, सेलेक्ट ऑल सर्विसेज, या आप कह लीजिए कि ऑल सर्विसेज, कोई भी नाम वेरिएबल बनाना है ना, बना लें, ठीक है। ऑल सर्विसेज का मैंने वेरिएबल बना लिया। उसमें क्या है कि डेटाबेस के टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सब के सब उस के अंदर आ गए, जो क्यूरी ने फाइंड किए, सेलेक्ट स्टैटिक ने फाइंड किए,
जितने भी रिकॉर्ड्स थे वो किस में डाले, सेलेक्ट ऑल सर्विसेज के अंदर डाल दिए, उसको असाइन कर दिए। ठीक हो गया। अब मुझे वाइल का लूप लगाना है, मुझे वाइल में कंडीशन देनी है कि बताना है कि वाइल को भैया आपने कब तक चलना है, क्या लेकर आना है। ठीक है, वाइल का लूप लगाया, वेरिएबल दिया $रो का। ठीक है, आप और भी वेरिएबल दे लो, कोई वेरिएबल दे लो, मैंने $रो का वेरिएबल दिया। वेरिएबल के बाद MySQLi fetch ASOC का बिल्ट इन फंक्शन कॉल किया। ठीक है, उस बिल्ट इन फंक्शन का क्या काम है कि रिकॉर्ड्स को फेच करना, ढूंढना, तलाश करना, फेच जैसे है आपके पास। ठीक है, उसको लेकर आना। उसको मैंने फिर उसमें वेरिएबल कौन सा दिया, जो सेलेक्ट ऑल सर्विसेज था, बिकॉज MySQLi fetch ASOC डजंट नो कि मुझे क्या करना है। ठीक है, मुझे वाइल लूप के अगर अंदर चलना है तो मुझे किस टेबल में से चलना है या किस वेरिएबल को लेके चलना है। मैंने वो वेरिएबल उसके अंदर को डाल दिया MySQLi fetch ASOC में। अब क्या हुआ, MySQLi fetch ASOC चला, उसने सेलेक्ट ऑल सर्विसेज में से जो भी डाटा था सब फेच कर लिया, एसोसिएट कर लिया। करने के बाद क्या किया, $रो को असाइन कर दिया। ठीक है, $रो में उसने असाइन कर दिया, डाल दिया। अब आप देखो कि सीरियल नंबर नीचे मैंने लिखा हुआ ++। वाइल के लूप के बाद, वाइल के लूप से पहले इनिशियलाइज किया कि सीरियल नंबर जो है वो 0 के बराबर है। फिर मैंने, क्योंकि वाइल का लूप मतलब इंक्रीमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, लूप दैट्स मीन लूप। तो मैंने सीरियल नंबर को ++ मतलब इंक्रीमेंट, कि जब तक जितने रिकॉर्ड्स हैं ये सीरियल नंबर भी उतनी ही दफ़ा इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, 10 रिकॉर्ड्स हैं तो 10 दफ़ा वो आएगा। ऐसा नहीं होगा कि रिकॉर्ड 10 हैं तो सीरियल नंबर 20 आ जाए या 11 आ जाए, नहीं, जितने रिकॉर्ड है उतनी दफ़ा ये ++ होगा। यहाँ तक बात समझ आई? ठीक है, अब देखें कि वाइल के बाद आपने ये ब्रैकेट है वाइल की। ठीक है, करली ब्रैकेट है आपकी, जिस तरह फंक्शन की ब्रैकेट होती है वही ब्रैकेट है। वो ब्रैकेट आपने ये ध्यान करनी है, ब्रैकेट ये मेरी स्टार्ट हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाए सीरियल नंबर। वही सीरियल नंबर PHP इको मतलब प्रिंट करवाना। इको का वर्ड जहाँ भी होगा उसका क्या मतलब है कि रिकॉर्ड को प्रिंट करवाना, डेटाबेस में से रिकॉर्ड को प्रिंट करवाना या किसी स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना। प्रिंट के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं PHP में वो इको का है। ठीक है, इको प्रिंट करवा दो। अब इको में क्या किया, सीरियल नंबर डाल, PHP इको सीरियल नंबर। ठीक है, वो क्या करेगा, जितने भी वाइल लूप उसको नंबर दे रहा है 1 2 3 4 5 6, वो उनको शो कराता जाएगा। अच्छा जी, अब आ जाए PHP को रो। ये रो वाली कौन सी है, ये रो कौन सी है, अभी पता चल जाएगा आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही। तो ये डेटा में वहाँ से डेटा से सर्विस नेम जो रो कौन सी है, $रो जो मैं PHP को कह रहा हूँ, $रो। ऊपर जो वाइल लूप में मैंने वेरिएबल जो दिया है ये वो वाला है। अब समझ आई रो क्यों यूज किया है। ठीक है, अब इसने जो भी डाटा लिया था ये वाला वो किस में डाल दिया, रो में। आगे मैंने रो कॉल की, रो के बाद ये जो आपके हैं ये मैं हटा दूं सब, बाकी यहाँ तक ये आपके क्या हैं, डेटाबेस के कॉलम नेम्स। ठीक है, ले आए कॉलम नेम्स। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या कर रहा हूँ, PHP इको करो रो को, यानी कि जो डेटा रो में है वो प्लस कॉलम नेम। ठीक है, रो में क्या आ गया, अब मुझे एक सिंपल ही बताएंगे रो में क्या आ गया, सब का सब डाटा आ गया, ईच एंड एवरीथिंग रो में आ गया। तो क्या अगर मैं सिर्फ PHP को रो लिखूंगा वो मुझे क्या डिस्प्ले करवाएगा, फैच ASOC के जरिए से? नहीं, कंफ्यूज हो जाएगा। वो कैसे मुझे शो करवाएगा, रो के अंदर तो सब कुछ पड़ा हुआ है, वो मुझे सब कुछ कैसे दिखा सकता है। ठीक है, तो मुझे फिर रो को बताना है कि भाई आपके पास तो वह सब कुछ है, तो उस सब कुछ में से सर्विस नेम जो डेटाबेस में कॉलम नेम है पहले मुझे वो दिखाओ, फिर सर्विस डिस्क्रिप्शन दिखाओ, फिर मुझे इमेज दिखाओ। क्लियर हुई बात ये? श्योर? अब
पेज अपना देख लेते हैं, ये हमें कैसे दिखा रहा है, देख लें। सीरियल नंबर कहाँ तक चला, 1 2 3 4 तक। मैंने वही बताया कि प्लस प्लस किया तो जितना रिकॉर्ड वाइल लूप बताएगा सीरियल नंबर भी हमारा वहाँ तक चलेगा। सर्विस नेम वही आ रही है। अच्छा जी, अब सर्विस नेम को देखें, ब्राउज, देखें मैट्रिमोनियल सर्विसेज कहाँ पर है, आखिरी नंबर पर है ना। हमारे पास कहाँ आ रहा है, पहले पहले आ रहा है, ठीक है। क्लाइंट हमें क्या कहता है, कहता है कि मुझे वो रिकॉर्ड सबसे पहले दिखाओ जो मैंने लास्ट में एंटर किया इनवर्स, ताकि अब आप डाटा एंटर किए जा रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किए जा रहे हो, आपने ब्रेक ले ली, आधे घंटे की ब्रेक ले ली, ठीक है। जब वापस आके काम पे बैठोगे तो क्या आप शुरू से एंटर करना शुरू करोगे या वहां से शुरू करोगे जहां डाटा छोड़ा था, वहीं से शुरू करोगे ना जहां से डाटा छोड़ा था। तो हम इसलिए ऑर्डर बाय, ये जो उलट आपको नजर आ रहा है ना, आपने लिखा था ऑर्डर बाय 1 डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाओ, ताकि हमें पता चल जाए कि जहां तक लास्ट में छोड़ा था तो इससे आगे शुरू करना है। 17th रो डाटा वाज कि वो डाटा था जहां पे हमने छोड़ा था, अब हमें उससे आगे शुरू करना है। ये डाटा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। असेंडिंग करोगे तो जैसे वो डाटाबेस में आ रहा है वैसे के वैसे यहीं पे आ जाएगा, ये आपका डाटाबेस शो हो गया, सिंपल। यही तरीका है फ्रंट एंड का, यही कोड उठाओ सर्विस के पेज पे डाल दो, यही कोड बस आपके फ्रंट एंड के ऊपर आ जाएगा। अच्छा, ब्रैकेट याद आ गई मुझे। अच्छा, अब आपने क्या करना है, क्योंकि लूप्स हैं, लूप को आपने बताना है कि एक तो कंडीशन आपने दे दी कि भाई आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक चलना है, फिर जैसे लूप की अंदर कि उसने इंक्लूड क्या करना है, किस किस चीज़ को इंक्लूड करना है, डिज़ाइन एलिमेंट्स यानी कि, ठीक है, डिज़ाइन एलिमेंट्स। अब मैंने क्या किया कि मैंने अव्वल तो वाइल लूप को, ये मेरा वाइल लूप है, मैंने उसको कहाँ से इनिशियलाइज किया, इस टेबल रो के ऊपर से, ठीक है। यानी कि मेरी जो ब्रैकेट, ये लूप की ब्रैकेट शुरू हो रही है वो टेबल रो से शुरू हो रही है, यानी कि टेबल रो इस लूप के अंदर है, ऐसी बात है। ये लूप है ना, ये लूप लगा हुआ है और ये लूप की स्टार्टिंग ब्रैकेट है, ये हाईलाइट हुई नजर आ रही है, रेड कलर में हाईलाइट हुई है, ये स्टार्टिंग ब्रैकेट है, यानी कि जो कुछ भी है इसके अंदर है। ये देखें, ये अंदर टेबल रो कॉल हो रही है, टेब टीडी अंदर कॉल हो रही है। अच्छा, इसी तरीके से आपने जब इसको क्लोज करना है तो जहां टीआर बंद हो रही है, टीआर ढूंढो कहां बंद हो रही है, ये रही, ठीक है। तो उसके बाद ही आपने, ये सिंटैक्स है उसकी लूप की ब्रैकेट को बंद करने का, ठीक है। पीएचपी स्टार्टिंग क्लोजिंग टैग, बीच में क्लोजिंग करली ब्रैकेट, आपका लूप बंद हो गया। यानी कि वाइल लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, टेबल रो जहाँ से शुरू हो रही है वहाँ से लेके यहाँ तक। नहीं समझ आई? जो कुछ इसके अंदर है उसने उसको प्रिंट करना है। अब मैं आपको वो दिखाता हूँ कि प्ले करके कि अगर आप लूप की इनिशियलाइजेशन गलत कर देंगे तो क्या होगा, ठीक है। मतलब कि हमने क्या चलाना होता है, जो हमें रिक्वायर्ड है डाटा हमने लेकर आना है, उसको टेबुलर फॉर्म में डिस्प्ले करना है, ठीक है। अब इनिशियलाइजेशन में क्या करता हूँ, मैं हेड को भी बीच में ले आता हूँ, अगर यहाँ से करता हूँ मैं कट इसको, और मैंने टी हेड को भी बीच में ले लिया, देखो क्या हुआ, उसने हर रिकॉर्ड के साथ सर्विस नेम डिस्क्रिप्शन इमेज, सर्विस नेम डिस्क्रिप्शन इमेज, सर्विस नेम डिस्क्रिप्शन इमेज, हर के साथ उसने वो छाप दिया। ये तो गलत है, हमें तो सिर्फ एक हेडिंग चाहिए होती है ना, फिर उस एक हेडिंग के नीचे रिकॉर्ड। अब समझ आया कि लूप की इनिशियलाइजेशन कैसे है और आपने कहाँ पे इसको इनिशियलाइज करना है, कहाँ नहीं करना, क्योंकि जो कुछ आप इसके अंदर ले आएंगे वो सब पे लूप लगा देगा, सबको 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ 100 रिकॉर्ड होते हैं तो 100 टाइम्स फॉर एवरी ये फैच जो भी लेके आता है उसके सब के ऊपर ये सर्विस नेम डिस्क्रिप्शन सीरियल नंबर लिखा हुआ होता है। इसको करते हैं अंडू।
थोड़ा सा टाइम है तो मैं आपका आगे चला जाऊँ थोड़ा सा इसको लेके। तो नया नहीं, लेकिन इसको फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करवा देते हैं। ठीक है, हमारा नया काम मैं आपको नहीं लेके चला, परेशान ना हो। ठीक है, ये हमारा कहाँ है भाई सर्विस का पेज भाई, आवर services.php मकतब में htdocs। अच्छा, हमने वो भी बनाया ही नहीं है। चलो अब दोबारा देख लो। अब आप लोगों के लिए जिन्होंने लेक्चर मिस किया हुआ है, ये है services.html, इसको लिया। हम एक इंडेक्स का पेज भी ले लेते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए। सेक्शन से फुटर, अच्छा ये है services.html, फाइल सेव एज PHP। ठीक है, अब ये पेज मेरा आ जाएगा। ठीक है, पहले वो बना हुआ नहीं था ना, इसलिए 404 एरर दे रहा था। अब आप लोग मुझे बताओगे, अब मेरी बैटरी अल्लाह करे साथ दे जाए नहीं तो आप लोगों के दिलों का ना साथ दे रही होगी शट डाउन हो जाए। तो सिंपल वही कोड है, मैंने आपको बताया जो हमने एडमिन में जिस तरीके से शो करवाया, हमने वहाँ पे ऐसे ही कराना है। लेकिन यहाँ पे आपको एक काम करना है। यहाँ पर ऑलरेडी कितनी सर्विसेज शो हो रही हैं? ऑलरेडी कितनी सर्विसेज हैं? 8 सर्विसेज हैं, ऐसा ही है। अब जब मैं इन्हीं 8 सर्विसेज के ऊपर अगर लूप लगा दूंगा, क्या होगा? 8 ज़रब 8 ज़रब 8 कितनी दफ़ा चलेगा? रिकॉर्ड डेटाबेस में कितना है? 4। लूप हमारा कितनी दफ़ा चलेगा? 4 दफ़ा। यहाँ कितनी सर्विसेज हैं? 8। ये मुझे 8 ज़रब 4 क्या करेगा? 32 दफ़ा ये मुझे दिखा देगा। बात समझ आई? समझे? स्टैटिक कोड कितना पड़ा हुआ है? 8। स्टैटिक कोड कितना है? 8 पड़ा हुआ है। डेटाबेस में कितने रिकॉर्ड्स हैं? 4। मैं क्या लगा रहा हूँ? लूप पहले इन स्टैटिक कोड को रिपीट करेगा 8 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 4 जो रिकॉर्ड वहाँ पे आ रहा है। 32 टाइम्स मुझे ये इतना हुआ यार, ये 4 वहाँ से ये यहाँ इधर से आ गया इतना ज़्यादा। तो मुझे यहाँ क्या करना है, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ ताकि मुझे ये फाइंड कर लूँ हेल्प वर्ड्स कि जो सर्विसेज में जो एक्स्ट्रा डाटा है हम सब रिमूव कर देंगे। लूप हमेशा एक सिंगल कोड के ऊपर लगता है। HTML के एक सिंगल स्टैटिक कोड के ऊपर आप लूप लगाते हो, ये बात समझे? सिंगल HTML स्टैटिक कोड। टेबल में देखा था कोई मल्टीपल था, एक सिंगल रो थी ना, सिंगल रो थी उसमें सब था। इसी तरीके से यहाँ पे है। यहाँ पे अब आपको समझ आएगी। अच्छा जी, पहले आप समझ लें कि ये ब्लॉक हमारा, अब मैं ब्लॉक कैसे कर रहा हूँ, ये मेरा एक ब्लॉक है जहाँ पे मेरा माउस है, जो एरिया हाईलाइट हुआ है, ये मुझे एक ब्लॉक चाहिए बस, बाकी सब मैं हटा दूंगा। इस एक सिंगल ब्लॉक पे मैं व्हाइल का लूप लगाऊंगा। समझ आई बात? समझ आ गई? इस सिंगल ब्लॉक पे फिर मेरा व्हाइल लूप इसी सिंगल ब्लॉक को रेप्लिकेट करेगा। नहीं तो क्या करता, उन 8 के 8 को रेप्लिकेट कर रहा होता। तो मैं बाकी रिमूव कर दूंगा। देखें, आइडेंटिफाई करें कि ये ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। नो, अच्छा जी, ये ब्लॉक यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, जिस ब्लॉक को मुझे रेप्लिकेट करना है वो कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक है। मैं इसको एक स्पेस देके अपने लिए आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। तो बाकी मैं क्या कर रहा हूँ, रिमूव। सेव, ऑलवेज चेक। क्या आ गया? सिंगल ब्लॉक आ गया। ठीक है, अब बताएं मुझे व्हाइल लूप कहाँ लगाना है। ये मेरा ब्लॉक है, ये वाला।
इसको मुझे रेप्लिकेट करना है, तो मैं वाइल लूप अपना कहाँ लगाऊंगा? इसके ऊपर लगाऊंगा। कहाँ है हमारा वो क्रिएट सर्विसेज लिस्ट वाला पेज? ये रहा। उठा लें कोड को, सर्विसेज पेस्ट कर दिया। ठीक है। अच्छा, उसी के फ़ौरन बाद याद रखिएगा ताकि आपसे मिस्टेक ना हो, क्लोज योर वाइल लूप। ठीक है, क्लोज हो गया। अच्छा, सेम काम जो सर्विस लिस्ट में किया था यहाँ पे करना है। आ जाए सर्विसेज लिस्ट, ये रहा, PHP इको सर्विस नेम। अब नेम कहाँ पे अपीयर हो रहा है? यहाँ पे। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना? पेस्ट कर दो। डिस्क्रिप्शन ये हमारी ये लोरम स्पेसम आ रही है, हम डिस्क्रिप्शन ये कॉपी की, यहाँ पे ला दिया डिस्क्रिप्शन को। ठीक है, अब इमेज आ रहा है। इमेज का अगेन कॉल का कोड डिफरेंट है, इसलिए मैं अभी जिस तरह हमने सर्विस लिस्ट में फिर भी कॉल किया हुआ था उठा लाते हैं, लेकिन इमेज कॉलिंग भी थोड़ी सी डिफरेंट है। तो सर्विसेज में आए, मैं कहाँ इस रीड मोर की जगह डाल देता हूँ। ठीक है, सेव कर दिया। आ जाए अपने पेज के ऊपर, रिफ्रेश कर दें। बस इतना सा काम था। अब क्या हुआ कि अब आप जो भी एडमिन पैनल में चेंजेस करोगे आपके फ्रंट एंड के ऊपर भी अपीयर होंगे। कनेक्ट हो गए आपके एडमिन विद फ्रंट एंड, कनेक्ट हो गए। फ्रंट एंड हम किसको कहते हैं? जो यूज़र देख रहा हो। एडमिन किस पे? जिस पे आप काम कर रहे हैं, जिस पे आप चेंजेस जो भी परफॉर्म करेंगे वो फ्रंट एंड यूज़र को डिस्प्ले होंगे। सेम लाइक वर्डप्रेस। अब वर्डप्रेस में जो बैक एंड पे एडमिन पे चेंजेस करते थे वो फ्रंट एंड पे आ रही थी, सेम उसी तरीके से हमने भी कर दिया। ये आपका एक CMS बन गया, लाइक जिसको हम CMS के कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बन गया। अब समझ आई मैंने वो बाकी 7 क्यों रिमूव किए। अगर वो 7 होती तो क्या होता? 8 8 8 8 8 8 वो इस तरीके से आ रही होती। वो भी स्टैटिक कोड भी रिपीट हो रहा होता, जबकि हमारा तो स्टैटिक कोड से ताल्लुक ही नहीं है। हम तो सिर्फ वो ला रहे हैं जो डेटाबेस के अंदर है। तो प्रॉब्लम यहाँ तक